हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द रजांगला एजुकेशन। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि केमिकल इक्वेशंस जो कि हम पढ़ते आए हैं, पहले से भी हमने थोड़ा बहुत सुना है केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, और भी अभी हम देखेंगे इस क्लास में कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही हमें पढ़ना है। बट इससे पहले ना एक पॉइंट हमने सुना था, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, दोनों में हमें ना डिफरेंस पता होना चाहिए, जिससे पहले हम केमिकल रिएक्शंस को समझे, है ना। तो केमिकल चेंज क्या होता था बच्चों? जब हमारा कोई एक सब्सटेंस दूसरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया और अब वापस से हम नहीं आ सकते पहले वाली सब्सटेंस की तरफ, है ना, वो कंप्लीटली कुछ और ही सब्सटेंस बन चुकी है, तो हम उसको क्या बोलते थे? केमिकल चेंज। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, एक लकड़ी ली, है ना, उसको जला दिया, एक पेपर लिया, उसको जला दिया। अब वापस से तो तुम जो स्टार्टिंग में तुम्हारे पास पेपर था या वो जो लकड़ी थी या वुड थी, उसके पास नहीं आ सकते ना। अब तो जो चेंज होना था वो सब हो चुका, तो ऐसा चेंज जो तुम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, वो हमारा केमिकल चेंज है। उसमें पहली जो सब्सटेंस है वो प्रॉपरली क्या है, दूसरी सब्सटेंस में चेंज हो चुकी है एकदम, है ना। और फिजिकल चेंज दूसरी टर्म होती थी हमारे पास। फिजिकल चेंज का यहाँ पे क्या मतलब होता है? फिजिकल चेंज का मतलब होता है बच्चों कि अगर हमने एक सब्सटेंस को दूसरी सब्सटेंस में चेंज कर दिया और अब वापस से भी वो जो सेकेंड सब्सटेंस अपनी बनी है ना, वो वापस से फर्स्ट वन में चेंज हो सकती है। जैसे कि क्या कहूँगी मैं? जैसे मैं ये कहूँगी कि अगर मान लो मेरे पास पानी था, है ना, मैंने पानी को रख दिया फ्रिज के अंदर। अब वो जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में कन्वर्ट हो गया। अब कुछ टाइम के बाद अगर मैं उस आइस को रूम टेम्परेचर पे रख देती हूँ, तो वो जो आइस है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते थे बच्चों? फिजिकल चेंज बोलते थे। और जब हमारा एक सब्सटेंस दूसरी सब्सटेंस में चेंज हो चुका है तो उसको क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की हमें सबसे पहले डेफिनेशन समझनी है कि केमिकल रिएक्शन हम कैसे, किसको क्या डिफाइन करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब है बच्चों सिंपली हमारे पास यही कि व्हेन, डिफाइन कर दें, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस react to form a new substance, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है ना। अब केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें पढ़ना है ना, तो केमिकल रिएक्शंस तो हम बहुत सारी पढ़ लेंगे, है ना। केमिकल्स को आपस में रिएक्ट कर करके देखेंगे कि इन केमिकल्स को हमने मिक्स किया तो क्या हुआ, इस चीज़ को हमने बर्न किया तो क्या हुआ, एसिड के साथ हमने मेटल को मिला दिया तो क्या होगा। तो वो सारी रिएक्शंस तो हमें पढ़नी ही है। बट उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अपनी डे टू डे लाइफ में कहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मान लो हमने कोई आयरन की सब्सटेंस देखी होगी, वो जब एकदम नई लेके आते हैं तो शाइनी सा सरफेस रहता है उसका, है ना। बाद में टाइम के साथ क्या होता है, उस पर धीरे 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 रस्टिंग होने लग जाती है। और एक टाइम के बाद वो जो हमारी कोई भी चीज़ है जो कि आयरन से बनी हुई है, वो पूरी तरीके से उस पर काफ़ी ज़्यादा रस्ट लग जाता है। उसको बचाने के लिए हम काफ़ी उसमें क्या करते हैं, केमिकल्स वगैरह लगा सकते हैं, बट फिर भी उसमें रस्टिंग होती है टू एन एक्सटेंट, है ना। तो ये जो रस्टिंग है, अब रस्ट जैसे जैसे लगता जाएगा तो वो आयरन तो क्या होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है ना। तो रस्टिंग से क्या हो रहा है, हमारा जो रिएक्शन है वो हो रही है, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आयरन जो है वो कर रहा है ना। किसके साथ कर रहा है? एयर के साथ, आसपास पानी प्रेजेंट है उसके साथ। तो ये रिएक्शन होने के बाद जो हमारा आयरन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? रस्ट में। और वो जो रस्ट है उसको हम वापस से जो आयरन है वो नहीं बना सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सिंपल एग्जाम्पल कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो भी हमारा क्या है, एक केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके अलावा बच्चों तुमने देखा होगा अपनी डे टू डे लाइफ में, हमने अगर गर्मियों का टाइम चल रहा है और उस गर्मी के टाइम पे हमने दूध को फ्रिज में नहीं रखा, गलती से बाहर रह गया, तो वो दूध कैसा हो जाएगा, एकदम कर्डी मास में चेंज हो जाता है ना, बिल्कुल खट्टा हो जाता है। तो क्या हुआ, अब क्या तुम उस खट्टे दूध को ठीक कर सकते हो? क्या उससे वो ठीक वाला दूध बन जाएगा? नहीं। तो ये भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, है ना।
और उसके अलावा मैं क्या कह सकती हूँ कि जो उसके अलावा भी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकती हूँ। जैसे कि मान लो हमने एप्पल लिया, एप्पल को कट कर दिया, कट करके ना आधा एप्पल हमने खा लिया, आधा खाने का हमारा मन नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, उस एप्पल को रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद जाके तुम देखोगे तो क्या ऑब्जर्व करते हो कि उस एप्पल की जो सरफेस था ना, सरफेस ब्राउन सा कलर का चेंज हो जाता है ना। पहले कट किया था तो एकदम वाइट सा एप्पल निकलता अंदर, लेकिन वो बाद में ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये यहाँ पर भी जो केमिकल रिएक्शन हुई है, किसकी रिएक्शन हुई है कि जो एप्पल था उसने रिएक्ट कर लिया किसके साथ, एयर थी आसपास तो एयर के साथ ही रिएक्शन हुई होगी, है ना। तो ये सब हमारे क्या है, केमिकल चेंज। हम खाना खाते हैं, वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, ठीक है। जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुकिंग ऑफ फूड कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो बहुत सारे हमारे आसपास अगर तुम अभी घर जाके ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे ना, तो पता नहीं कितने ही एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ना कोई केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, प्रॉपरली समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम अलग अलग केमिकल्स लेते हैं, कैसे उन केमिकल्स को रिएक्ट किया जाता है और कैसे उनकी रिएक्शन करने पर हम ये कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम लोग केमिकल रिएक्शंस को समझने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, केमिकली रिएक्ट करना है। किसको रिएक्ट करना है, देखो जरा, पहला यहाँ पे कंपाउंड गिवन है अपने पास, लेड नाइट्रेट। ओहो, क्या गिवन है यहाँ पे, ये हमारे पास गिवन है बच्चों क्या, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, इनके जो फॉर्मूलाज हैं ना वो हमें लिखने आने चाहिए। अगर इसके फॉर्मूला हमें लिखने नहीं आते हैं तो हम केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हमसे वही रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगी तो हम ये रिएक्शंस जो है ना करना हमारे लिए हो जाएगा बहुत बड़ा सा काम, है ना। है बहुत ईजी सा, लेकिन अगर वो बेसिस वाली चीज़ है, बेस क्लियर नहीं है तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो अगर हमें ये फॉर्मूलाज लिखने नहीं आते, हमें नहीं पता कि लेड नाइट्रेट कैसे लिखना है, पोटेशियम आयोडाइड कैसे लिखना है, तो तुम्हें जाना है दूसरी वीडियो पे जो कि किस नाम से थी, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो मैंने अलग से एक वीडियो बना के और उसमें बताया हुआ है, तो वहाँ से हम लोग देख लेंगे कि कैसे हमें इसका नाम लिखना है कंपाउंड का, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। तो लेड नाइट्रेट का मतलब होता है बच्चों PbNO3 होल ट्वाइस, ये क्या है, लेड नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड क्या है, अब हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड का मतलब होता है Ki, ठीक है। इन दोनों कंपाउंड्स को हमें क्या करना है, रिएक्ट करना है, मिक्स करना है, ठीक है। अब देखो जरा, हम क्या लिख देते हैं, लेड नाइट्रेट था हमारे पास। अब लेड नाइट्रेट हमने लिया और उसको पानी में डिसोल्व करके एक सॉल्यूशन बना लिया। तो ये हमारा लेड नाइट्रेट का कैसा सॉल्यूशन हो गया, एक्वस सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन पानी में बनाया जाए उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हमने क्या कर दिया, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, इसका भी हमने क्या बना लिया, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो, टेस्ट ट्यूब वगैरह ले लो, बीकर ले लो, जो भी हमें लेना है, और उसमें पानी डालो, पानी में थोड़ा लेड नाइट्रेट डालो, उसका सॉल्यूशन बना लो। पानी में सॉल्यूशन बना तो क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। AQ से मैंने इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया है, दैट्स इट। अब दोनों को हम जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा ये हमें बताना है। तो बच्चों देखो, हमने ना आयंस वाले में भी याद रखना है इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है। Pb पे होगा +2 चार्ज, NO3 पे होता है -1 चार्ज, पोटेशियम पे हमारा होता है +1 चार्ज और आयोडीन पे होता है -1 चार्ज। जब केमिकल रिएक्शन होगी तो ये इसके जो आयंस हैं वो सब मिक्स हो जाएंगे और इसका पॉजिटिव हमें कंबाइन कर देना है इसके नेगेटिव के साथ, और इसके पॉजिटिव पार्ट को कंबाइन कर देंगे इसके नेगेटिव वाले पार्ट के साथ, ठीक है। इस तरीके से हमें रिएक्शंस लिखनी होती हैं, बट हमें लिखते टाइम ये ध्यान रखना है कि पहले पॉजिटिव पार्ट लिखा जाएगा फिर हमारा नेगेटिव पार्ट लिखा जाता है, ठीक है। लिखते हैं अब यहाँ से, देखो Pb पे +2 चार्ज है, I पे -1 चार्ज है, तो ये क्या बनेगा कंपाउंड, PbI2 बन जाएगा, है ना। क्यों बना, क्योंकि ये जो 2 है ये इसके नीचे आएगा और जो 1 है इसका कोफिशिएंट ये यहाँ पे आएगा, तो PbI2 बन गया। उसके बाद हमारा जो सेकेंड कंपाउंड है वो क्या बन गया, KNO3
NO3 है ना, K पर +1 चार्ज, NO3 पे -1, तो ये तो कैंसिल ही हो गए दोनों। तो क्या बन गया हमारा कंपाउंड, KNO3 बन गया। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे ये बात याद रखने की है बच्चों कि ये जो PbI2 बनता है ये हमारा बनता है येलो कलर का, और येलो कलर का भी क्या बनता है, प्रेसिपिटेट। क्या बनता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है हमारा वो क्या है, सोल्यूबल, ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होती है जो कि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल नहीं है। तो मतलब वो क्या है, जो प्रेसिपिटेट है उसकी स्टेट क्या लिखी जाती है, सॉलिड स्टेट लिखी जाती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सॉलिड। साथ में हमारा KNO3 सॉल्यूशन है जो कि एक्वस में ऐसे का ऐसा रखा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इस इक्वेशन को समझने में कि लेड नाइट्रेट को मैंने किसके साथ रिएक्ट किया है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया है। ठीक है, और हमारा जो कंपाउंड बना वो क्या बना, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम के साथ कौन जुड़ गया, नाइट्रेट ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, ये जो हमारा बना है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, हमें इस रिएक्शन में ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ से मैं क्या ऑब्जर्व कर सकती हूँ बच्चों, ध्यान से देखोगे। यहाँ पे मैं ये ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि देखो ये जो हमारा लेड नाइट्रेट था ना वो एक नॉर्मल सा हमारा कलरलेस सॉल्यूशन था। ये कैसा सॉल्यूशन था, कलरलेस सा था। और ये जो पोटेशियम आयोडाइड था ना ये भी कैसा था, कलरलेस सॉल्यूशन था। लेकिन जैसे ही मैंने दोनों को मिक्स कर दिया तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना, है ना। तो यहाँ पे जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जब हम दो कंपाउंड्स को मिक्स कर रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो मुझे ऑब्जर्व क्या हो सकता है, मुझे ऑब्जर्व हो सकता है कि वहाँ पे चेंज इन कलर देखने को मिल सकता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हमने लिखी तो हमें तो यहाँ पे चेंज इन कलर ऑब्जर्व हुआ है, राइट। तो ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हुई, है ना। दूसरा ये देखेंगे कि यहाँ पे देखो ये हमारे एक्वस सॉल्यूशन थे, मतलब लिक्विड फॉर्म टाइप में ही चल रहा था पूरा, है ना। स्टेट जो थी वो लिक्विड थी हमारे दोनों रिएक्टेंट के जो हमने लिया था। तो यहाँ पे बाद में जो लेड आयोडाइड बना वो कैसा था, प्रेसिपिटेट था। और प्रेसिपिटेट कैसे होते हैं बच्चों, सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हमारा सोल्यूशन था, सोल्यूशन में एक्वस सोल्यूशन था तो लिक्विड फॉर्म थी, स्टेट उनकी लिक्विड थी, बाद में प्रेसिपिटेट बन गया। तो मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मुझे क्या ऑब्जर्व हो सकता है, चेंज इन स्टेट। यहाँ पे हम लिक्विड से सॉलिड स्टेट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व हुआ है, चेंज इन स्टेट भी देखने को मिल सकता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है। याद रखोगे बच्चों, एक ही रिएक्शन से हमें दो दो चीज़ें दिखाई दे रही है कि भाई हमने ना इन दोनों को मिक्स किया तो यहाँ पे कुछ चेंज इन कलर भी आया, दोनों को हमने मिक्स किया तो यहाँ पे हमारा कुछ ना चेंज इन स्टेट भी आया, है ना। तो ये दो हमें चीज़ें इस रिएक्शन से अंदाज़ा लगा कि जब कोई रिएक्शन होती है तो ये दो चीज़ें ऑब्जर्व हो सकती हैं तुम्हें, है ना। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं किसी रिएक्शन के। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हमें क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको जला देना है। अब जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो जब भी कोई चीज़ जलानी होती है तो ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई बर्निंग प्रोसेस नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात हमें सिंपल सी बात हमें याद रखनी है। क्या याद रखना है हमें कि जब हम बर्निंग प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पे हमें जिस चीज़ को हमें बर्न करना है उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करानी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी बच्चों, मैग्नीशियम रिबन, और इसको मुझे करना है बर्न, तो मैं क्या लिख दूँगी कि मुझे यहाँ पे इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन हमारी ये रहेगी। क्या पता है तुम्हें, साइड में लिख के देख सकते हो, मैग्नीशियम पे होता है भाई +2 चार्ज, हाँ बिल्कुल होता है, और ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज। ठीक है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो देखो +2 से -2 चार्ज कैंसिल हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, MgO बन गया, है ना। ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है,
इतना हमें समझ में आया। अब देखो मैग्नीशियम हमारा मेटल है तो डेफिनेटली सॉलिड फॉर्म में रहा होगा, और ऑक्सीजन तो गैस ही होती है तो गैस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैग्नीशियम हमारा सॉलिड है, भाई मेटल तो सॉलिड्स ही होते हैं जनरली, तो यहाँ पे मैंने इसको जलाया। अब किसी चीज़ को जलाओगे तो क्या बनेगा, राख बन जाएगी, है ना। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये भी हमारी क्या है, ऐश है, राख हमें मिली। कौन से कलर की राख मिली, जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें वाइट कलर की ऐश मिलती है, तो हमें मिल गई सफ़ेद रंग की राख, है ना, ऐश। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें एक तो पता चली। अब राख जो होती है कैसी फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड या गैस तो बोलोगे नहीं उसको, तो क्या बोलेंगे, कौन सी फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म है। तो यहाँ पे स्टेट तो वही चल रही है अपनी, मैग्नीशियम पहले भी सॉलिड था, जलने के बाद भी सॉलिड फॉर्म है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इसके अंदर मिला दिया हमने पानी, H2O हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब जैसे ही हमने इसके अंदर H2O मिक्स किया बच्चों, तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसके अंदर हमने फिर एक चीज़ करके देखी, क्या, हमने इसके अंदर डाल दिया लिटमस पेपर, है ना, लिटमस पेपर डाल दिया। कौन से कलर का लिटमस पेपर डाल दिया, रेड कलर का लिटमस पेपर डाल दिया। और जैसे ही इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने रेड कलर का लिटमस पेपर डाला तो इसने इस रेड कलर को चेंज कर दिया, किसमें, ब्लू कलर में चेंज कर दिया। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया, B फॉर ब्लू एंड B फॉर बेस। तो इसका मतलब जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपने हमें मिला है ना यहाँ पे, ये कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये बात हमें समझनी है यहाँ पे कि इसका नेचर बेसिक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना है, जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड में पानी मिलाया है, पानी तो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब अगर ये बेसिक है ना, तो ये जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो भी कैसा है, बेसिक नेचर का है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। यहाँ से हमें ना एक और कंक्लूज़न मिल गया। मैग्नीशियम हमारा क्या था, मेटल था। मेटल की ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मेटल की ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है। तो यहाँ से हमें एक और कंक्लूज़न मिला कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, मेटल ऑक्साइड्स होती हैं ना, वो नेचर में कैसी होती हैं, वो होती हैं नेचर में जनरली बेसिक होती हैं। मेटल ऑक्साइड्स भी हमारी बेसिक होती हैं, या फिर मैं क्या कह सकती हूँ, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, वो भी हमारी नेचर में कैसी होती हैं, बेसिक नेचर की होती हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमें यहाँ से ध्यान रख लेने हैं। दूसरा एक यहाँ से जो बात तुम्हें याद रखनी होती है कि जो मैग्नीशियम है ना, इसको जलाने से पहले हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे बाय यूजिंग सैंड पेपर। सैंड पेपर से ही हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्यों हमें क्लीन करना पड़ता है इसको, क्योंकि जो ये हमारा मैग्नीशियम है ये रखा रहता है तो इसके ऊपर इम्प्योरिटीज़ इकट्ठी हो जाती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले साफ़ कर लेते हैं। किससे साफ़ कर लेते हैं, सैंड पेपर से साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। इस रिएक्शन के लिए हमें सारी बातें पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब बच्चों बात आती है कि मैम ये अब सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, तो फॉर्मूला देख के आओ। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स, सबको पता है क्या होता है, H2SO4। दोनों की हमें रिएक्शन करवानी है, बट जो ये H2SO4 ले रहे हो ये डायरेक्टली ऐसे ही मत ले लेना, डाइल्यूट फॉर्म में हमें ये यूज़ करना है। ठीक है, चलो ठीक है, अब लिखते हैं हम रिएक्शन दोनों के बीच में। Na2CO3 एक्वस फॉर्म है। ठीक है, रिएक्शन करनी है H2SO4 के साथ, और ये हमने कौन सी फॉर्म में लिया है, डाइल्यूट फॉर्म में लिया है।
रिएक्शन करवाते टाइम मैंने बताया आयंस देख लिया करो और आयंस की मिक्सिंग करनी होती है। सिंपली इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव से, बस ये रिएक्शन में हो जाता है और कुछ नहीं होता अलग, है ना। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन है, एक दिख रहा है हमें। CO3 पे कितना चार्ज होता है, -2 होता है। H पे होता है बच्चों +1 चार्ज और SO4 पे क्या होता है, -2 चार्ज होता है ना। अब हमने क्या करना है, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ दो, तो यहाँ पे तो 1 है तो 2 को इसके पैर में लिखेंगे और 1 इसके साथ चला जाएगा SO4 के साथ। तो क्या बन जाता था ये बच्चों, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, है ना। ठीक है। दूसरा H और CO3 2 नेगेटिव, इनको कंबाइन जब हम करते हैं, ये जब कंबाइन होंगे तो हमारा बनता है यहाँ पे H2O और दूसरी चीज़ हम याद रखेंगे क्या बनने वाला है, CO2। अब CO2 जो होती है वो क्या होती है, गैस होती है, गैस की फॉर्म होती है, गैस की फॉर्म होती है बच्चों। तो हम क्या कर देंगे, ये दिखेंगे इसके साथ में जी का मतलब ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा CO2 है वो गैस की फॉर्म में बाहर निकल रहा है और जब किसी रिएक्शन के दौरान CO2 गैस बाहर निकलती है तो वो एक आवाज़ अलग सी आती है, बुदबुदाहट जिसको बोलते हैं, है ना। बबल्स बबल्स बहुत सारे एक साथ निकलेंगे तो एक अलग सी आवाज़ आती है, राइट। तो ये हमारा क्या उस टर्म यूज़ करते हैं हम CO2 के लिए कि जब ये गैस निकल रही है तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, एफरवेसेंस प्रोड्यूस करती है। तो ये जो पॉइंट है ना वो हमें याद रख लेना है कि CO2 गैस की वजह से यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एफरवेसेंस देखने को मिलेगा, है ना। अब इस रिएक्शन में हमें क्या समझ में आया, बताओ। इस रिएक्शन में हमें ये बात समझ में आई है कि जब भी हमारी कोई गैस जब रिएक्शन होती है तो वहाँ पे गैस भी बाहर निकल सकती है। देखो कि ये जो रिएक्शन है, जब कोई रिएक्शन हुई तो वहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिल सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को हमें मिल सकता है वहाँ पर, है ना। तो एक तो ये चीज़ हमें समझ में आई है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। सिंपल थी ये रिएक्शन एकदम, और ये रिएक्शन देखो इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एन एसिड। जिंक मतलब क्या, मेटल की ही बात है कर रहा है यहाँ पे कि मेटल की और एसिड की रिएक्शन करा के देखते हैं क्या होता है ना। तो हमने ले लिया, चलो ठीक है, जिंक बोला है तो जिंक ले लेते हैं। जिंक की रिएक्शन हमें करानी है, सॉलिड फॉर्म में रहा होगा, डेफिनेटली मेटल है तो इसकी रिएक्शन हमें करानी है एसिड के साथ। एसिड हम H2SO4 या HCl कोई भी ले सकते हैं डाइल्यूट फॉर्म में। H2SO4 लास्ट रिएक्शन में लिखा ही था, यहाँ HCl लिख देते हैं। तो HCl के साथ हमें ना इसकी रिएक्शन करा देनी है, डाइल्यूट लिख दो या एक्वस लिख दो। जब ये रिएक्शन करवाओगे तो कैसे कराओगे, देखो जिंक हमें पता है अपने ऊपर चार्ज कैरी करता है +2, हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1 और क्लोरीन पे होता है -1। ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ZnCl2, ठीक है। और जो H पॉजिटिव है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। मतलब सिंपली मैं कहूँ तो हमें यहाँ पे 2HCl लिखने पड़ेंगे, जब रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा तो वो आगे की बात है, बट अभी के लिए हमें सिर्फ रिएक्शन को देख लेना है क्या बनने वाला है, राइट। तो एक हमारा बन जाएगा ZnCl2 और दूसरी जो चीज़ बनेगी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहा है ये, यहाँ पर भी इस रिएक्शन के दौरान क्या बाहर निकला है, गैस। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे भी हमें दो चीज़ें समझ में आई कि जब कोई रिएक्शन होती है तो वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। एक तो हमें देखने को क्या मिलेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिल सकता है। दूसरा, ये वाली जब हम रिएक्शन कर रहे थे ना, मेटल की एसिड की हमने रिएक्शन की तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये हमारी थी बीकर, इसमें हम कर रहे थे रिएक्शन और वो बीकर गर्म हो गई। गर्म हो गई मतलब हीट बाहर निकल रही है, वो बीकर गर्म होने लग रही है तो इसका मतलब हीट बाहर निकल रही है, रिएक्शन के दौरान हीट निकल रही है ना। और हीट जिस रिएक्शन में निकलती है ना तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी आगे हम देखेंगे, डिफाइन भी करेंगे उसको। तो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि रिएक्शन के दौरान सिर्फ गैस ही नहीं, इवोल्यूशन ऑफ हीट भी देखने को मिल सकता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट भी देखने को मिल सकता है। चेंज इन स्टेट भी हो सकती है रिएक्शन के दौरान, गैस भी बाहर निकल सकती है, कलर में भी चेंज आ सकता है ना।
तो अलग अलग स्टेट में भी चेंज आ सकता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एक रिएक्शन के साथ एसोशिएट हो सकती है। तो ये हमने ना कुछ 3-4 रिएक्शंस पढ़ी हैं, बेसिक रिएक्शंस, ठीक है। और यहाँ से कुछ करेक्टरिस्टिक्स निकल के आए हैं कि जब कोई एसिड होती है, जब कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के दौरान क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो वो करेक्टरिस्टिक्स हमें समझ में आए, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, एग्जाम्पल ये रिएक्शन। इवोल्यूशन ऑफ हीट, एग्जाम्पल यही रिएक्शन दे सकते हैं। उसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ गैस हम नेक्स्ट वाली रिएक्शन में भी देख चुके हैं, तो वहाँ पर भी इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है ना। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखो क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन वाले में हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा Mg से MgO बना था इस रिएक्शन के दौरान। तो हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन थी, कलर वगैरह का भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, हाँ बस ये जो वाइट कलर की जो ऐश है उसका फॉर्मेशन हुआ था, ये हमें ध्यान रख लेना है। इस रिएक्शन में हमने 1-2 चीज़ें ऑब्जर्व की थी कि जब भी हम लेड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करेंगे तो चेंज इन स्टेट भी हो सकता है। पहले ये हमारा पूरा लिक्विड फॉर्म में था और ये बाद में जो प्रेसिपिटेट बना ये सॉलिड था, तो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हुआ, है ना। दूसरा हम स्टेट का चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं कि जो एक कैंडल होती है उसको अगर हम जलाते हैं तो वो कैंडल पहले सॉलिड थी और जलने के बाद उसमें से वाटर वेपर्स निकल जाते हैं और दूसरा उसमें से गैस निकल जाती है। तो वहाँ से भी वो सॉलिड से गैस और वाटर वेपर्स में मतलब कन्वर्ट हो रही है, तो हमारी स्टेट चेंज हो रही है ना सॉलिड से। तो वो एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे हमें चेंज इन कलर ऑब्जर्व हुआ, कलर का ऑप्शन और क्या दे सकते हैं एग्जाम्पल हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेंज इन कलर कब होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन में। आयरन पहले सिल्वरी वाइट होता है एकदम शाइनी सा और बाद में क्या हो जाता है उसका ब्राउन कलर बन जाता है जब उस पर रस्ट लग जाता है। तो चेंज इन कलर में हम वो वाली रिएक्शन भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये हमारी कुछ केमिकल रिएक्शंस थी और इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है ना। तो वो सारे करेक्टरिस्टिक्स भी हमें समझने हैं और उन रिएक्शंस को भी ध्यान रख लेना है। तो ये हमारा था, अभी हमने स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट में हमें केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो समझ लेना है, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो भी। फिर हमने क्या किया था कि कुछ रिएक्शंस करके फिर समझना चाहा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो यहाँ पे हमने इन कुछ रिएक्शंस को और उन रिएक्शंस से रिलेटेड तुम्हें क्या क्या बातें याद रखनी है उनको ध्यान से देख लिया था, है ना। तो ये रिएक्शन हमने करा के देख ली, ये सारी बातें हमें याद रखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट हमने देखा था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर क्या क्या ऑब्जर्वेशन होती है और क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट फिर हमने सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन की, फिर हमने देखा था कि क्या कुछ बनता है, क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं, राइट। उसके बाद हमने देखा था रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एन एसिड, मतलब जब तुम एक एसिड को और जिंक को मेटल को रिएक्ट करते हो तो क्या होता है। तो ये सारी बातें याद रखनी है और क्या क्या हम एक रिएक्शन के दौरान ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के, वो भी हमें ध्यान रख लेने हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, चैप्टर का नाम ही अगर केमिकल रिएक्शन है तो डेफिनेटली केमिकल रिएक्शंस तो पढ़नी ही है ना। बट इनको ना एक तरीके से हम पढ़ेंगे तो आपका ना 2 काम है इस क्लास के बाद, क्या कि एक तो ये जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं ना वो सारे अच्छे से याद रख के आने हैं। दूसरा काम है कि जो पहले वाली वीडियो थी ना जिसमें हमने देखा था हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, उस वीडियो को भी ध्यान से समझ के करके आना है, तभी ये चैप्टर हमारे लिए इजी हो पाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ये काम करना है और रिवाइज करना है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।